IPS है ना, आपको कोई अच्छे अधिकारी है तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, जब इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था दोहरी कर दी गई, IAS कैसे बनेगा? जब एजुकेशन का दोहरा मापदंड है, आप शुरू से लीजिए ना, आप जड़ से उठाइए। जब आप एक बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से और एक को शिक्षित कर रहे हैं उस स्कूल से जहाँ पर सुअर चढ़ रहे हैं, गाय चढ़ रहे हैं, जहाँ पर टीचर पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, जहाँ पर कोई पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे ने 10 दिन से किताब छुई है कि नहीं छुई है, जहाँ पर अभी भी जातिवाद का इतना वो है कि भोजन माता जब दलित खाना बनाती है तो वो बच्चे उस स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं कि वो भोजन माता के हाथ का खाना खाने से बहिष्कार कर देते हैं। तो जब देश के अंदर आप जड़ में डाल रहे हैं तो बड़ा होकर के वो कैसा नागरिक बनेगा? वो धर्म का अहिंसक के बनेगा, वो असमानता वाला नागरिक बनेगा। आपकी ट्रेनिंग आप बचपन से दे रहे हैं। एक बच्चा कल कह रहा था कि हाँ, कोचिंग में बैठा हुआ बच्चा कह रहा था दलित की जब बात आई तो एक 17 साल का बच्चा था, अभी वयस्क भी नहीं हुआ, वो कह रहा था कि दलित गंदे होते हैं ना, बहुत घिन आती है, उनके पास बैठ नहीं सकते, वो बहुत नीच होते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, बेटा ये बात किसने बताई? कि नहीं, हमारे घर तो हम तो सब लोगों को पता है। तो घर से जब उनकी कंडीशनिंग हो रही है तो वो बाहर जाकर कैसे, जैसे पता चलेगा वैसे वो आपसे किनारा करेगा। जैसे अगर आपको पता चलेगा तो बहुत फिर एक और सवाल उठता है, जब अच्छा कोई दलित दिखे, अगर अच्छे कपड़े पहना है और अच्छे, आप तो दलित जैसे लगते ही नहीं। मुझसे पूछते लोग, अरे आप तो दलित जैसे लगते ही नहीं, ये अगर अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो ये भी मोरल डाउन करने का एक अच्छा वाला डायलॉग है कि हम संकुच आए हैं कि यार हम तो दलित हैं और हम दूसरे से जो हमारा गरीब भाई है, जो कमजोर है, जो गंदे कपड़े पहन के खड़ा है, उससे हम अलग हो जाएं कि भैया हम तो लगते नहीं तुम जैसे, अब हम इधर जैसे हो गए हैं। तो वो क्या एकता को तोड़ने के लिए डायलॉग, अगर किसी को भी ये डायलॉग बोला जा रहा है हमारे लोगों को, तो वो उसके मुंह पर तुरंत घूसा मारे और कहेंगे कि तू भी ब्राह्मण जैसा नहीं लगता, तू दलित जैसा, तू जब घूसा मारा जा सकता है, सुअर जैसा लगता है तू। ये डायलॉग का ये जवाब देना चाहिए कि भैया तू भी नहीं लगता, तू तो बिल्कुल नीच सा लग रहा है, तेरा तो लात भी मारनी चाहिए और तेरे घूसा भी मारना चाहिए, क्योंकि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये डायलॉग तोड़ने के लिए भी एक अलग एक नैरेटिव सेट किया, तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं वो सोचते हैं भैया मेरे कपड़े बढ़िया हो गए, अब इस आदमी के साथ में बैठूंगा तो मैं उससे अच्छा दिखूंगा, लेकिन वो आपको उससे अलग करके, अकेला करके आपका शोषण करना चाहते हैं। ऐसे कितनी कॉलोनियों में लोग नाम छुपा कर रह रहे हैं, अच्छी कोठी बना ली है, बिल्डिंग बना ली है, रेड चिप का जूता पहनता है, लेकिन अंदर से दलित वाला जो घिनौना दाग है उसको छुपा के चलता है कि पता ना चल जाएगा कहीं मेरे पे वो, मतलब मेरे साथ अत्याचार वो नहीं हो, शोषण। हाँ, ये ना कहने लगे तुम तो दलित हो, और अगर दलित का पता चल जाए तो कहीं ये ना कहे अच्छा खाने के बाद क्या तुम तो लगते ही नहीं। अरे भाई तुम दलित के, जब तुम्हारी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो काजू बादाम खाती हैं, लेकिन जब दलितों की महिलाएं गाँव में गरीब प्रेग्नेंट होती है तो कैल्शियम आयरन की कमी से बेचारी मिट्टी खाती है। तो तुम्हारे और उनके अंदर कितना अंतर है, उसके बावजूद भी उन्हें कदम कदम जाकर के शोषण सहना पड़ता है, स्कूल में सहना पड़ता है, फिर नौकरियों में सहना पड़ता है, रिटायरमेंट तक सहना पड़ता है, फिर कहते हो कि आप तो दलित जैसे लगते ही नहीं। क्या मतलब? अगर मैं दलित जैसा नहीं लगता, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे ब्राह्मणों का जो 10% आरक्षण है उस वाली सीट में रख लोगे? फिर तो आप, अगर दलित जैसा नहीं लगता मैं, तो मुझे मंदिर में जगह दो, तो पेट में दर्द होगा ना। हाँ, अगर मैं दलित जैसा नहीं लगता तो आप मेरे नाम के पीछे जाति सूचक नाम हटा करके मुझे भी मिश्रा, त्रिवेदी, शर्मा, चतुर्वेदी और पांडे गांडे बना दो ना। क्यों नहीं बना के देते? नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ हमारी मेजोरिटी को तोड़ना बहुत साजिश से। एक सवाल और है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा आज तक हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तमाम SD न्यूज़ हो गया, मैं ऐसे सैकड़ों नाम आपको गिना दूंगा जिसमें एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ पर मटका नहीं था, बच्चे टंकी से पानी पीते थे, ये जानबूझ के ये जातिवादी मानसिकता बनाई जा रही है कि ऐसा जातिवाद है रहा है। तो क्या वास्तव में इस तरह का नैरेटिव सेट करके मुद्दे को भटकाया जा रहा है? बिल्कुल भटकाया जा रहा है। आपको पता है जब 2000 का नोट आया था, इनके आज तक तो सारे चैनल वाले क्या कह रहे थे, 2000 के नोट में चिप है। अभी आपके किसी मार्केट में 2000 का नोट है या कितने लोग, कितनी जगहों में 2000 का नोट है? आज वो 2000 के नोट से ब्लैक मनी सारी इकट्ठी कर दी गई है और वो 2000 के नोट में चिप बता रहे थे, जहाँ जहाँ ये नोट जाएगा चिप के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से वो नोट पकड़ लिया जाएगा। तो ये तो भैया क्या कहते हैं, गाय के गोबर को हलवा बता सकते हैं, अरे ये गाय के मूत्र को शुद्ध और दलित को अपवित्र बता सकते। तो इनकी बातों पर विश्वास करता कौन है? अब इनको कोई नहीं देखता। कितनों ने तो टीवी हटा दी है, कितनों ने अपने घरों से, हमने पिछले 2 साल से चैनल का रिचार्ज नहीं कराया, हमें पता है ये बकवास करेंगे पूरा दिन भर, हमें क्यों सुनना, हमारा दिमाग खराब करेंगे, हमारा टाइम खराब करेंगे। तो हम तो अपना सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया पर सारी सच्ची खबरें 1 सेकंड में पहुंच जाती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कमान भी कस रहे हैं। जगह जगह जितने बहुजन यूट्यूबर चैनल हैं उनके लिए शर्तें ज्यादा बनाई जाती हैं, उनको कम ऐड दिया जाता है, उनको कम आगे बढ़ाया जाता है।
अच्छा मैम, एक सवाल है, जैसे जो बहुजन तबका है आज वो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसमें वो और ज़्यादा घुसता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन इस शिक्षा की तरफ वो बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिरों की तरफ वो भाग रहा है। जब कहीं मंदिर पे अटैक हो या फिर कुछ हो, मुस्लिम के खिलाफ कहीं जाना हो तो दलितों को आगे कर दिया जाता है। जब उससे अगर बात ना बने तो जब दलितों पर अत्याचार हो, जो हिंदू संगठन है, जो वही ओबीसी, वही दलित जो मुस्लिमों के खिलाफ भड़कते थे, आज वो उसके साथ मुँह में दही जमा के बैठ जाते। क्या इस तरह का माहौल में? देखिए, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मार दिया, मारने वाला हिंदू, मरने वाला हिंदू, छुआछात करने वाला हिंदू, छुआछात सहने वाला हिंदू, तो मुसलमान से खतरा कैसे हो गया? जो लोग अगर मुसलमान से खतरा देख करके हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए जाते हैं, वो सबसे बड़े देश के अंदर सबसे बड़े गुलाम हैं, और सरकार ऐसे गुलामों की एक भरमार खड़ी कर रही है, ऐसी संख्या खड़ी कर रही है। और ऐसे गुलामों को जब हम जैसे लोग आज़ादी कराने के लिए उनके दिमाग में विचार डालते हैं, उनको पोसते हैं विचारों से, उनको आगे बढ़ाते हैं, जागरूक करते हैं, तो हम जैसों को जेल का मुंह दिखाया जाता है, हम जैसों को मुकदमे लगाए जाते हैं, हम जैसों को धमकी दी जाती है कि निर्देश सोच, अगर तेरे बच्चे स्कूल गए और वो लौट के नहीं आए घर तक तो तू क्या करेगी? मैंने भी कह दिया, समाज में हजारों बच्चे हैं, 2 बच्चे और गोद ले लूंगी, मार दो तो। कितने बच्चों को मारोगे? लेकिन करोड़ों बच्चों को बचाने के लिए मैं, अगर मेरे 2 बच्चों को तुम मारते हो ना, जब कब का मार दो। मैंने अपने बच्चे ऐसे तैयार किए हैं, वो भी तुमसे कहेंगे मैं नजरें नहीं झुकाऊंगा और मैं तुम्हारी गोली खाना पसंद करूंगा। तो इस देश के अंदर सबको अपने बच्चे ऐसे बनाने पड़ेंगे, उस गुलामी से अपने बच्चों को बचाइए। लेकिन हमें बाबा साहब का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता दलितों को, ना तो सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ाया जाता, ना फिर नंद वंश जो था दलितों का वंश था। हमें अपने इतिहास नहीं कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपना इतिहास जानना है। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे हम आगे चीज़ों में आवाज़ नहीं बना पाएंगे। तो जब हमें इतिहास ही हमारा दूर कर दिया जा रहा है तो फिर कैसे हम इतिहास बनाने की कोशिश करें? देखिए, सरकार आपका इतिहास आपको बताना नहीं चाहती। जब आपके इतिहासकारों ने, इस देश के इतिहासकारों ने कलम चलाई, जब वो कलम कसाई बने, आपका इतिहास लिखने के समय उन्होंने क्या लिखा है? चंडाल। आपके शूरवीर योद्धाओं को उन्होंने चंडाल लिखा है, राक्षस लिखा है, दस्यु लिखा है, और बड़ा बड़ा खतरनाक सुपरखा लिखा है। मुझे लोग सुपरखा बोलते हैं, सवर्ण समाज के लोग मुझे सुपरखा बोलते हैं, तो मैं सुपरखा बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रहे, सुपरखा का एक भाई रावण था, और आज तो हजारों अम्बेडकरवादी रावण तैयार हो गए। तुम किस किस को सताओगे? तुम कैसे कैसे सताओगे? तो भैया, हमें अपना इतिहास खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद इतिहास खोदना पड़ेगा, और तभी हम अपना इतिहास बना सकते हैं। आपके इतिहास को दबाया गया है, उसके साथ शरारत की गई है, उसको लिखने में छुपाया गया है। अगर आपको सच्चा इतिहास जानना है तो आप बाबा साहेब के 41 वॉल्यूम हैं, कोई सा भी एक उठा के पढ़ लीजिए, आपके दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी और आप अपने समाज के साथ खड़ा होना सीख जाएंगे और आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। लास्ट सवाल एक और है मेरा, आरएसएस का गठन समता सैनिक दल से बाद में हुआ था। समता सैनिक दल का गठन आरएसएस से पहले हुआ था, लेकिन समता सैनिक दल आज एक छोटा सा संगठन बन के रह गया है, जिसे आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन आरएसएस पूरे देश पर हावी हो चुका है, हर सत्ता में उसका प्रभुत्व है, उसके बिना सत्ता चल नहीं सकती। लेकिन हमारा संगठन जो 85% की बात करते थे, आज वो 85% कहाँ चला गया? लेकिन आरएसएस जो 3% का जो था, वो आज पूरे देश में पावर में है, और उसके हाथ में कोई कहते हैं राजनीति की और पावर की चाबी है। कैसे हम, जब हमारा संगठन ही खत्म कर दिए जा रहे हैं, लोग नहीं उनसे जुड़ पा रहे हैं, कैसे बदलाव आएगा? देखिए, कमजोरी हमारी है, हम घर से नहीं निकलते। दो तरह से हमें सोचना पड़ेगा। आरएसएस आतंक पर खड़ा हुआ संगठन है, ठीक है, और आरएसएस इन 100 सालों में, 24 में 1925 में इसका 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसने 100 साल में क्या तैयार किया देश के अंदर? ये बना था 24 में बना। हाँ, समता सैनिक दल, और ये एक साल बाद तैयार किया था इन्होंने। तो जब आरएसएस बना तो आरएसएस की कोई विचारधारा नहीं थी। आडंबर, अंधविश्वास, लोगों को गुलाम बनाए रखना, और जो पिछले 5000 वर्षों से भारत में चली आ रही थी, उन्हें सब कुछ बना बनाया मिला। समता सैनिक दल को तिनका तिनका जोड़कर बनाना पड़ा संगठन। उन्हें सब कुछ बना बनाया मिला, पका पकाया मिला, साधन संपन्न रहे, विरासत में उनको संपत्ति मिली, विरासत में हमारे लोगों को समता सैनिक दल को गड्ढे मिले। तो वो अभी तो गड्ढे बांट रहे हैं, और उनको जब बना बनाया मिला तो उन्होंने खाया और खा खा करके भाषण दिया। हमारे लोगों को तो पेट भर के भी रोटी भी नहीं मिली है। तो अगर अभी हम कहें तो इसके बावजूद भी आज ये अगर कांपते हैं और किसी से डरते हैं तो वो अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादियों के विचार को आगे बढ़ाने वाला समता सैनिक दल है। का थोड़ा अम्बेडकरवादी है, बिल्कुल है। पूरे देश के अंदर अगर किसी विचारधारा को तोड़ सकता है, ऐसा मानता है कि विचारधारा को तोड़ सकता है और छुआछूत को भेद सकता है,
और देश को न्यायिक लोगों को न्याय दिला सकता है, समानता दिला सकता है, तो वह ब्राह्मणवाद का सामना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा, अम्बेडकर। एक बात बताइए, एक मैसेज क्या दिया गया है कि दलित बच्चे को स्कूल में मारा गया है, जिससे पूरे देश में मैसेज क्या दिया है मनुवादी ने? वो देना चाह रहे हैं कि स्कूल मत जाओ भैया, स्कूल जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ इस देश का बच्चा बच्चा अपनी कमर कस ले, तुम कितनों को मारेंगे, आप मार के दिखाइए, हम स्कूल जाकर के दिखाएंगे। स्कूल जाकर के मरना पसंद है, लेकिन घर रह करके आपने अज्ञानी होना अपने नहीं। स्कूल कितने बनाए? वो तो कह रहे हमारे स्कूल में आओगे तो हम तो मारेंगे। आपने स्कूल कितने बनाए? देखिए, इस देश के अंदर लगभग 1000 अधिकारियों को और लगभग सैकड़ों नेताओं को मैं जानती हूँ जो एक एक स्कूल बना सकता है। इस देश के अंदर दलितों का जो पैसे वाला वर्ग है वो हरामखोर हो गया है। उस पैसे वाले वर्ग को ये गरीब समाज इकट्ठा होकर के ये कहे कि भाई जब तुम ऊपर पहुंच गए, उनका समाज अपने गरीब के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। एक गरीब को, बिल्कुल एक गरीब को अगर भूखा है तो रोटी देता है, कपड़ा है नहीं है तो कपड़ा देता है, अगर स्कूल की फीस नहीं है तो फीस देता है। लेकिन दलित समाज का पढ़ा लिखा छोड़िए, अगर अनपढ़ है और नेता बन गया और पैसा है तो वो समाज से दूरी तय करता है, वो समाज के साथ खड़ा लड़की से शादी करेगा और ये करेगा, उनकी 20 कन्याओं से शादी कर लेगा और अपने तब समाज दलित की नहीं लड़की रहता वो। जब आपका IAS दलित है और वो दलित से कि वह अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करे। लेकिन समाज के लोगों ने शिक्षित का मतलब ये समझ लिया कि एकेडमिक एजुकेशन ले ली और एकेडमिक एजुकेशन के साथ प्रशासन में कुर्सी ले ली। लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपने समाज की जिम्मेवारी और समाज की पढ़ाई भी करनी थी। समाज के बारे में नहीं पढ़ा। अगर समाज की वेदना सबड़ क्लास का नहीं समझ सकता तो समाज की वेदना को वहाँ पढ़ा लिखा अधिकारी भी नहीं समझता, पैसे वाला नेता भी नहीं समझता, तो समाज के लिए तो ये और वो दोनों एक जैसे हो गए। तो ये समाज के उन लोगों की आंखें खोलने वाली बात है कि वो देखें। और चे गुवेरा ने कहा है कि शमशान में मैंने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये कहते थे कि अगर हम लड़ेंगे और बोलेंगे तो मारे जाएंगे, मारे सब जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। ये निजी संपत्ति जोड़ करके सिर्फ तुम अपने 2 बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, जिसकी जब तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फोटो भी नहीं लगाते, घरों में फेंक देते हैं कूड़े में। तो ये संपत्ति तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। इस समाज को बचा लो, अगर ये समाज बच गया तो तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे, पीढ़ियां भी बच जाएंगी। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे इंद्र मेघवाल को जल्द से जल्द न्याय मिल सके? देखिए, इंद्र मेघवाल का न्याय केवल एक ही होगा कि उसको फांसी दी जाए, और फांसी की ही सजा भी अगर दी जाए तो ये भी बहुत छोटी है, ताकि बाकी जातिवादियों के दिमाग पे चोट पड़े कि अगर हमने छुआछात करी तो हमारे लिए पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल होगा। देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, और हो सकता है कि इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो न्याय पाने के लिए भी बड़ा बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मारते फांसी हुई हैं, आज तक जूती पहनने पर मारते हैं, और तो और घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं। इतनी नफरत क्यों दलितों से? क्या क्योंकि ऐसा है ना, ये डॉक्टर अम्बेडकर डरते हैं क्या? एक अम्बेडकर से डर गए क्या? एक डॉक्टर अम्बेडकर इनके लिए ऐसी नस दबाकर चले गए कि ये उस नस को काटते काटते परेशान है, हर दिन कोई ना कोई सर उठाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो समानता का यहाँ तक मैसेज दिया कि उन्होंने सबड़ क्लास की लड़की के साथ शादी की। मरते दम तक वो हर चीज पर, हर कदम पर एक संदेश देकर गए कि ये देश को सुंदर अगर बनाना है तो हमें भाईचारा कायम करना पड़ेगा, हमें जातियां छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन उन्होंने जातियां नहीं छोड़ी, और जातियां साथ रखकर ये हिंदू समाज और देश को खूबसूरत बनाए दिखाना चाहते हैं। ये झूठा अमृत महोत्सव है। अगर ये सच में अमृत महोत्सव है तो छुआछात खत्म हो, ब्राह्मणवाद खत्म हो, जात के आधार पर न्याय देना खत्म हो। यहाँ जात के आधार पर लोगों के साथ प्यार मेल मोहब्बत बढ़ाते हैं वो भी खत्म हो। यहाँ शादियाँ ब्याह भी जात के आधार पर होते हैं वो भी खत्म हो। यहाँ उसने मृत्यु उसकी जात के आधार पर की, उसके कर्म के आधार पर नहीं। जब तक न्याय कर्म के आधार पर नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर इस देश को खूबसूरत भारत कहना नामुमकिन है। धन्यवाद। अच्छा।